हेलो प्यारे बच्चों, आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो शुरू करते हैं हम आज का अपनी एक्सरसाइज 3.5 जिसके अंदर हम नया मेथड, नई विधि सीखेंगे जिसका कि नाम है वज्र गुणन विधि। इससे पहले हमने हमारी प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि दोनों से सवाल हल कर लिए थे। तो आइए करते हैं आज हमारी वज्र गुणन विधि। सबसे पहले हम सीख लेते हैं वज्र गुणन विधि में हम अपने सवाल हल कैसे करेंगे। वज्र गुणन विधि में आपको दो समीकरण दी हुई होंगी, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 और दूसरी समीकरण है a2x प्लस b2y प्लस में c2 बराबर 0। तो यहाँ पर आप वज्र गुणन जब लगाते हैं तो आप लिखते हैं x, y और 1। यहाँ हम लिखेंगे b1, b2। यहाँ पर आप लिखते हैं c1, c2, फिर a1, a2 और यहाँ लिखेंगे आप अपना वापस से b1, b2। ये आप सभी देख सकते हैं कि यहाँ पर जो गुणांक है पहले y का गुणांक लिखा जाएगा, फिर आपका अचर पद, फिर x का गुणांक और फिर वापस से आपका y का गुणांक। तो आपको इसको लिखना कैसे है, आपको इस तरीके से इन पे क्रॉस मल्टीप्लाई का साइन लगाना है आर पार गुणा का। तो यहाँ से x जो मिलेगा वो मिलेगा हमें b1 c2 माइनस में b2 c1। इसी तरह हम y का निकाल लेते हैं c1 a2 माइनस में c2 a1। फिर हम 1 लिखकर इसी तरह हम निकाल लेते हैं a1 b2 और b1 a2। जब हम x को b1 c2 माइनस b2 c1 बराबर करते हैं 1 के a1 b2 माइनस b1 a2 के, तो यहाँ से हमें अपना x का मान मिल जाएगा जो कि होगा आपका b2 c1 a1 b2 माइनस में b1 a2। इसी तरह जब हम y का निकालते हैं मान, तो y का मान हम 1 के बराबर रखेंगे। यहाँ पर बराबर 1 जो है 1 बटे में a1 b2 माइनस में b1 a2। तो यहाँ से जो y का मान आया है वो बनेगा c1 a2 c2 a1 बटे में a1 b2 माइनस में b1 a2। इस तरीके से हम अपने x और y का मान निकालते हैं। तो अब हमें जो पहला सवाल दिया हुआ है उसमें बोला गया है कि जो रैखिक समीकरण आपको दी गई है उसमें आपके पास क्या तो कोई हल नहीं है, अद्वितीय हल है, या अपरिमित रूप से अनेक हल है। अगर आपके पास अनंत हल है या फिर कोई हल नहीं है, तो अगर आपके पास यहाँ पर अद्वितीय हल आ जाता है तो आपको क्या बोला गया, अगर अद्वितीय हल है तो आप उसको वज्र गुणन विधि से हल करें। तो वज्र गुणन विधि से हम इसको हल कर लेते हैं। आपका पहला सवाल दिया हुआ है, पहले हम देख लेते हैं इसका हल क्या है। पहले सवाल का पहला भाग जो है इसमें समीकरण दी हुई है x माइनस 3y माइनस 3 बराबर 0 और दूसरा दिया है 3x माइनस 9y माइनस 2 बराबर 0। आप सभी ने देखा था कि जब हम कोई भी हल नहीं है या अनंत हल है या फिर आपके पास अद्वितीय हल है तो हम उसमें क्या करते थे, a1 बटे a2 अनुपात निकालते थे गुणांकों का। तो हम देख लेते गुणांक क्या आ रहा है, a1 1, b1 आ रहा है हमारा माइनस का 3 और c1 आ रहा है हमारा माइनस का 3। इसी तरह हम यहाँ पर देखेंगे तो a2 हमारा 3 है, b2 हमारा आ रहा है माइनस का 9 और c2 हमारा आता है माइनस का 2। तो जब हम इनके अनुपात निकालते हैं a1 बटे a2 तो ये आपके पास आता है 1 बटे 3। b1 बटे b2 अगर हम अनुपात निकालते हैं तो ये आता है माइनस का 3 बटे माइनस का 9 जो कि बनता है 1 बटे 3। इसके बाद आता है c1 बटे c2 जो कि आ रहा है माइनस का 3 बटे माइनस का 2, यानी कि हम लिख सकते हैं 3 बटे 2। तो यहाँ से हमें क्या मिलता है, a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2 के, बराबर नहीं है c1 बटे c2 के। क्यों? क्योंकि हमने देखा था कि 1 बटे 3 आ रहा है इसका मान, इसका भी 1 बटे 3 है, लेकिन इसका आपका है 3 बटे 2। जब ऐसे हमें अनुपात मिलते हैं तो हम वहाँ पर क्या लिखते हैं, कोई भी हल नहीं है, कोई हल नहीं है। हमें वज्र गुणन तब लगाना है पहले सवाल में क्योंकि इसने कहा है कि अगर अद्वितीय हल है तो वज्र गुणन से आप इसको हल करें। तो कोई हल नहीं है तो इसमें हमारा नहीं लगेगा। इसी तरह हम पहले सवाल का दूसरे भाग का हल देख लेते हैं। इसमें आपसे बोला गया है
2x प्लस वाई माइनस का 5 बराबर 0 और दूसरी समीकरण है 3x प्लस में 2y माइनस का 8 बराबर 0। यहाँ पर a1 है हमारा 2, b1 है 1 और c1 है हमारा माइनस का 5। इसमें अगर हम देखें तो a2 है 3, b2 है हमारा 2 और c2 आ रहा है हमारा माइनस का 8। यहाँ पर जब हम करेंगे a1 बटे a2 तो यहाँ से हमें मिलता है 2 बटे 3। b1 बटे b2 जब हम निकालेंगे तो यहाँ से मिलेगा 1 बटे 2। c1 बटे c2 अगर हम देखें तो यहाँ से हमें मिलता है माइनस का 5 बटे माइनस का 8 जो कि होता है 5 बटे 8। आप देखेंगे यहाँ पर कि a1 बटे a2 जो है बराबर नहीं है हमारा b1 बटे b2 के। इसका मतलब क्या हुआ हमारा, ये हमें कैसे पता चला, इनके अनुपात देख के। ये जो दिया हुआ था 2 बटे 3 बराबर नहीं है 1 बटे 2 के, तो इसका मतलब अद्वितीय हल है। अद्वितीय अगर हल है तो हमें किस विधि का इस्तेमाल करना है, वज्र गुणन विधि का। तो अब हम यहाँ पर लगा लेते हैं हमारी वज्र गुणन विधि। वज्र गुणन विधि, इससे जब हम हल करेंगे तो हम आपको बताया गया था, पहले आप लिखते हैं b1 b2। b1 आ रहा है हमारे पास यहाँ x y और 1, b1 आ रहा है मेरे पास 1 और b2 है 2। फिर लिखते हैं हम अचर पद c1 और c2। फिर हम लिखते हैं x का गुणांक जो कि है 2 और 3 और फिर लास्ट में हम वापस से लिखते हैं हमारा y का गुणांक। अब इनको आर पार जब हम गुणा कर रहे हैं तो हम अपने x और y का मान निकाल सकते हैं। तो हम देख लेते हैं हमारे x और y का मान यहाँ पर क्या आ रहा है। तो x के मान के लिए आपके पास आया है 1 गुणा में -8 माइनस में 2 गुणा में माइनस का 5 बराबर है y बटे में माइनस का 5 गुणा में 3 माइनस में माइनस का 8 गुणा में 2। फिर हमारे पास है 1 और यहाँ से मिलता है 2 गुणा 2 माइनस का 3 गुणा 1। अब इनको जब हम हल करेंगे तो हमें मिलेगा माइनस का 8 प्लस का 10, ये मिलता है माइनस का 15 प्लस का 16। माइनस माइनस प्लस हो गया आपका, यहाँ मिलता है 4 माइनस में 3। तो यहाँ जब हम देखेंगे तो x बटे 2 बराबर y बटे 1 बराबर 1 बटे 1। तो पहले हम x बटे 2 को 1 बटे 1 के बराबर करते हैं तो यहाँ से मिलता है x बराबर 2 आर पार गुणा करने पर। फिर हम देख लेते हैं y का मान, y बटे 1 बराबर 1 बटे 1 जो कि आता है y बराबर 1। ये दो मान मिल गए हमें x और y के। आपको बताया गया था कि इन सवालों में आप अपने उत्तर चेक कर सकते हैं कैसे। x और y का जो भी मान आया है वो किसी भी समीकरण में रखो तो आपके पास अचर पद के बराबर आना चाहिए। तो आप देखेंगे अगर हम 2 रख रहे हैं तो 2 दूनी 4 और y की जगह 1 रखें तो 2 दूनी 4 और 1 5, 5 माइनस 5 हमारा 0 हो जाता है। इसके बाद हमारा पहले का तीसरा भाग है। यहाँ पर पहले सवाल में तीसरे भाग का हल है हमारा 3x माइनस 5y माइनस का 20 बराबर 0 और दूसरी समीकरण है 6x माइनस का 10y माइनस का 40 बराबर 0। तो यहाँ से a1 हमारा आया 3, b1 आता है माइनस का 5 और c1 आया हमारा माइनस का 20। a2 आया हमारा 6, b2 आया हमारा माइनस का 10 और c2 आया हमारा माइनस का 40। तो यहाँ पर a1 बटे a2 जब हम रख रहे हैं तो ये आता है 3 बटे 6 जो कि बना हमारा 1 बटे 2। फिर हम b1 बटे b2 रखेंगे जो कि आता है माइनस का 5 बटे माइनस का 10 जिसको हम लिख सकते हैं 1 बटे 2। फिर हम लिखेंगे c1 बटे c2 जो कि आता है माइनस का 20 बटे माइनस का 40 यानी कि 1 बटे 2। आप देखेंगे 1 बटे a2 बराबर आ रहा है b1 बटे b2 के, बराबर है हमारा c1 बटे c2 के।
यानी कि अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। यहाँ पर अनेक हल आते हैं और हमें वज्र गुणन विधि पहले सवाल में बोला गया था कि सिर्फ अद्वितीय हल आता है तो आप वज्र गुणन से हल करेंगे, तो इसलिए हमारे पास हम इसको यहीं पर यहाँ तक ही हल करेंगे। इसके बाद प्रश्न संख्या पहले का चौथा भाग जो है हमारा वो दिया हुआ है x माइनस 3y माइनस का 7 बराबर 0 और दूसरा आता है 3x माइनस का 3y माइनस का 15 बराबर में 0। यहाँ से भी हम a1 निकाल लेते हैं। a1 है 1, b1 है माइनस का 3 और c1 है आपका माइनस का 7। a2 आपका आ रहा है 3, b2 आता है माइनस का 3 और c2 आता है हमारा माइनस का 15। अब a1 बटे a2 हमारा आ रहा है 1/3, b1 बटे b2 आ रहा है हमारा माइनस का 3 बटे में माइनस का 3 यानी कि 1/1 और c1 बटे c2 आता है यहाँ पर माइनस का 7 बटे माइनस का 15 यानी कि 7/15। तो आप देख सकते हैं कि a1 बटे a2 जो है वो बराबर नहीं है हमारी b1 बटे b2 के। क्यों? क्योंकि a1 बटे a2 का मान आ रहा था 1/3 और b1 बटे b2 का मान आ रहा है 1/1। ऐसा जब होता है तो हम लिखते हैं अद्वितीय हल, और अद्वितीय हल है तो हमसे बोला गया है कि वज्र गुणन विधि से इसको हल करें। तो इसको हम हल कर लेते हैं वज्र गुणन विधि से। वज्र गुणन विधि में आप लिखेंगे x, y और 1। यहाँ पर पहले हम लिखते हैं y का गुणांक -3 बटे -3 -3। फिर हम लिखते हैं अचर पद -7 -15। फिर हम यहाँ पर लिखते हैं हमारा a1 बटे a1 a2। फिर यहाँ हम लिखते हैं a1 a2 हमारा कितना आ रहा है यहाँ पर 1 और 3। फिर हम वापस से लिखते हैं b1 और b2 जो कि आता है -3 आर पार गुणा करेंगे हम इनकी। तो आप लिखेंगे -3 -15 माइनस, इन दोनों के बीच में माइनस होता है, -3 -7 y बटे में -7 गुणा में 3 -1 गुणा में -15। इसके बाद हम लिखते हैं 1 बटे में 1 गुणा में -3 माइनस में 3 गुणा में -3। अब इसको हम हल करेंगे तो यहाँ मिलेगा हमें x बटे में 45 माइनस माइनस प्लस हो गया हमारा, ये माइनस माइनस प्लस और बाहर माइनस है तो वापस से माइनस में 21। इसके बाद y हमारा -21 माइनस का माइनस प्लस में 15 और ये आता है हमारा -3 प्लस का 9। इसको जब हम हल करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर हमारे x और y के मान आ जाएंगे। तो x बटे में हम लिख सकते हैं यहाँ पर 24, y बटे में हमारे पास आता है -6 और 1 बटे में 6। तो x बटे में 24 बराबर में 1/6। आर पार गुणा करने पर हमें मिलता है 24/6 जो कि आता है आपका 4। और दूसरी हमारे पास है y बटे में -6 बराबर है 1/6 की। तो यहाँ से आपको मिलता है y बराबर -1। तो आपका मान क्या आ गया? x का आता है 4 और y का आता है हमारा -1। अब ये उत्तर सही है या नहीं, हम सवाल कर रहे थे हमारा चौथा भाग पहले का, तो यहाँ रख के देख लीजिए। 4 माइनस प्लस 3, तो 4 और 3 7 होना चाहिए। 7 - 7 आपका 0, यानी कि ये हमारा जो हल है वो एकदम सही है। इसके बाद दूसरे सवाल में आपसे पूछा गया है कि आपको दिया हुआ है कि अपरिमित रूप से अनेक हल हैं, तो a और b का मान ज्ञात करिए। तो a और b के मान ज्ञात करने के लिए दूसरे का पहला भाग आपको पूछा गया है, अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। तो दो समीकरण जो दी हुई है हम उसको लिख लेते हैं।
-7 बराबर 0। और दूसरी समीकरण दी है हमें यहाँ पर a माइनस बी एक्स प्लस a प्लस बी वाई माइनस में 3a प्लस b माइनस 2 बराबर 0। ये दो समीकरण आपको दी हुई है। यहाँ से a1 और a2 आप निकालेंगे। a1 आता है 2, b1 आ रहा है 3 और c1 आता है -7। a2 आ रहा है यहाँ पर a माइनस बी, b2 आता है हमारा a प्लस बी और c2 आता है -3a प्लस b माइनस 2। अपरिमित रूप से अनेक हल हमें दिए हुए हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपके पास a1 बटे a2 बराबर होगा b1 बटे b2 के, बराबर होगा c1 बटे c2 के। तो हम इन तीनों को बराबर लिखेंगे। तो आप लिखेंगे यहाँ पर a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2 के, बराबर है c1 बटे c2 के। क्यों? क्योंकि आपको अनेक हल दिए गए हैं। तो अब हम इनसे किसी भी दो को बराबर कर लेते हैं ताकि हमें दो समीकरण मिल जाए। यहाँ पे 2 बटे में a माइनस बी बराबर है 3 बटे में a प्लस बी। तो यहाँ से जब हम आर पार गुणा करेंगे तो ये मिलेगा 2a प्लस में 2b बराबर में 3a माइनस में 3b। इसको जब हम हल करेंगे तो यहाँ से हमें मिलता है 2a माइनस में 3a, b को हम इधर ले आते हैं 3b माइनस में 2b माइनस a बराबर माइनस का 5b। तो यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं a बराबर में 5b। अब हम देख लेते हैं दूसरी समीकरण बनाने के लिए। ये हमारे पास आ गई समीकरण नंबर 1। इसको हम अब बराबर कर देते हैं। 2a माइनस बी बराबर है 7 बटे 3a प्लस में b माइनस 2। a1 बटे a2 बराबर किया मैंने c1 बटे c2 के। आर पर गुणा करेंगे तो 2 3a प्लस b माइनस 2 बराबर है 7a माइनस b। यहाँ से जब हम गुणा करेंगे तो 6a प्लस में 2b माइनस में 4 बराबर में 7a माइनस में 7b। यहाँ से जब आप हल कर रहे हैं तो 6a माइनस में 7a प्लस में 2b प्लस में 7b माइनस का 4 बराबर 0। तो यहाँ से मिलेगा माइनस का a प्लस में 9b माइनस का 4। तो जब आप a का मान रखेंगे समीकरण 1 से, आप यहाँ लिखते हैं समीकरण 1 से a का मान समीकरण 2 में रखने पर, जब हम 2 में रख रहे हैं इसको, तो आपको ये मिलेगा। यहाँ पर इसको हम 2 बोल रहे हैं तो हमने रखा माइनस का 5b प्लस में 9b माइनस का 4 बराबर 0। तो यहाँ से मिला 4b माइनस में 4 बराबर 0, 4b बराबर 4। तो b आ गया मेरा 4 बटे 4 यानी कि 1। तो b का मान कितना आ गया? 1। अब b बराबर 1 हम किस में रख देते हैं? समीकरण 1 में। b बराबर 1 समीकरण 1 में रखने पर, जब हम 1 में रखेंगे इसको तो हमें मिलेगा समीकरण 1 हमारी ये है, तो a बराबर में 5 गुणा 1, तो a बराबर में 5। a का मान आया है 5 और b का आया हमारे पास 1। तो जब आप यहाँ पर a 5 लेंगे और b को 1 लेंगे तो वो हमें कैसे हल दे देंगे? अनंत हल देंगे। अनेक हल यहाँ पर हमें मिल जाएंगे। इसके बाद हमें दूसरे भाग में बोला है कि अगर हमें k का ऐसा मान निकालना है जिसके लिए जो हमारी युग्म है उनका कोई भी हल नहीं होगा। तो उसके लिए हमें पता है कि हमें अनुपात को कैसे करना होता है। तो यहाँ पर दूसरा भाग निकालना है हमें। आपको समीकरण दी हुई है 3x प्लस में y माइनस का 1 बराबर 0 और दूसरी दी है आपको यहाँ पर 2k माइनस का 1 x प्लस में
k माइनस 1 y माइनस में 2k माइनस 1 बराबर 0। ये समीकरण आपको दी हुई है, तो यहाँ से a1 और a2 निकाल लेंगे। a1 है 3, a2 है 2k माइनस 1 x का गुणांक, b1 है y का गुणांक। इसी तरह दूसरे युग्म में से, दूसरे समीकरण में से भी हम निकाल लेंगे। c1 है हमारा माइनस का 1 और c2 है हमारा माइनस का 2k माइनस 1। हमें बोला गया है कि हमारे पास जो युग्म है, युग्म के कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं हो। तो हमें क्या, हमें पता है अगर कोई हल नहीं होगा तो हमारे अनुपात कैसे मिलते हैं, a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2 बराबर नहीं है c1 बटे c2 के, ऐसे मिलता है हमें। तो अब हम रख देते हैं इन अनुपात को। 3 बटे 2k माइनस 1 बराबर 1 बटे में k माइनस 1 बराबर नहीं है माइनस 1 बटे में माइनस 2k माइनस 1 के। तो जो बराबर है हम उनसे k का मान निकाल लेते हैं। तो k का मान हमारे पास यहाँ आएगा। हमें ऐसा k का मान बताना है जिसके लिए कोई हल ना हो। तो आर पार जब आपने गुणा किया, आर पार गुणा करने पर, आर पार गुणा करने पर आपको मिलता है 3k माइनस 1 बराबर 2k माइनस 1। तो ये मिला 3k माइनस 3 बराबर 2k माइनस का 1। तो 3k माइनस में 2k बराबर होगा 3 माइनस का 1। तो k बराबर आ जाता है मेरा यहाँ पर 2। यहाँ पर k हमारे पास मान आता है 2। तो जब आप यहाँ पर देखेंगे, अगर हम 2 रखते हैं तो ये बनेगा आपका 3 बटे में 2 दूनी 4 माइनस 1 3, 3 बटे 3 हमारे पास 1, और यहाँ 2 रखेंगे तो 2 माइनस 1 1। तो 1 बराबर 1 तो हो गया हमारा। लेकिन यहाँ अगर हम k बराबर 2 रखते हैं तो ये तो आएगा 1 बटे 1 और ये आता है 1 बटे 3। तो ये बराबर नहीं होंगे, यानी कि k बराबर 2 इसका ऐसा मान है जिसके लिए युग्म का कोई भी हल नहीं होगा। इसके बाद हमें तीसरे सवाल में बोला गया है कि आपको इस सवाल को 2 विधि से हल करना है, प्रतिस्थापन विधि और आपका जो है यहाँ पर वज्र गुणन विधि। तो हम दोनों विधि से हल कर देते हैं तीसरे सवाल को। तीसरा जो सवाल है उसमें समीकरण दी हुई है 8x प्लस में 5y माइनस का 9, और दूसरी समीकरण हमें दी हुई है 3x प्लस में 2y माइनस का 4 बराबर 0। प्रतिस्थापन विधि का हम इस्तेमाल कर रहे हैं। सबसे पहले प्रतिस्थापन विधि, हम इससे हम बता रहे हैं कि हमारे हल क्या होंगे। तो समीकरण 2 से हम किसी भी एक का मान निकाल लेते हैं, x या y का। तो ये आता है 3x प्लस 2y बराबर में 4। लिख सकते हैं हम इसको 3x बराबर में 4 माइनस में 2y। अब हम 3 से भाग कर देते हैं दोनों तरफ, तो हमें मिलेगा 4 माइनस में 2y बटे में 3। इसको हम मान लेते हैं समीकरण 1, समीकरण 2, और ये हो गई हमारी समीकरण 3। समीकरण 3 को समीकरण 1 में रखने पर आपको बताया गया था जिस भी समीकरण से हम x या y का मान निकाल रहे हैं उससे दूसरी वाली समीकरण में हमें वो मान रखना होगा। तो हमने अभी 2 से निकाला है तो हम उसको रखेंगे 1 में। तो 1 में रखा तो हमें मिला 8 4 माइनस 2y बटे में 3 प्लस में 5y माइनस का 9 बराबर 0। एलसीएम लेंगे हम यहाँ पे, तो ये बनेगा आपका ऊपर गुना हुआ 8 चौक 32 माइनस में 16y प्लस में 15y माइनस का 3 निम 27 बराबर 0। तो ये मिला आपको 32 माइनस 27। तो यहाँ से मिलता है आपको 5 माइनस 16 प्लस 15, तो ये मिला माइनस का y। तो y का मान आ गया यहाँ पर मेरे पास 5। अब y का मान समीकरण 3 में रखने पर जब हम समीकरण 3 में इसका मान रख रहे हैं तो हमें मिलेगा x बराबर में 4 माइनस में 2 गुणा में 5 बटे में 3।
तो इसको हम हल करेंगे तो बनेगा 4 माइनस में 10/3। यहाँ से और हल करेंगे तो माइनस का 6/3 और यहाँ से मिलता है माइनस का 2। तो x का मान आ जाता है माइनस का 2। तो x का मान तो आया है x बराबर माइनस का 2 और y का मान आता है हमारा यहाँ पर 5। ये हमारा होगा उत्तर। ये हमने किया था सवाल हमारा प्रतिस्थापन विधि से। अब हम देखेंगे हमारा सवाल वज्र गुणन विधि से कि वज्र गुणन विधि में हम कैसे इसको हल कर पाते हैं। तो वज्र गुणन विधि में यहाँ आप लिखेंगे अब इसको वज्र गुणन विधि। वज्र गुणन विधि में पहले हम लिखते हैं a1 बराबर है 8, b1 बराबर है 5 और c1 बराबर है माइनस का 9। a2 बराबर है 3, b2 बराबर है 2 और c2 बराबर है माइनस का 4। अब हम लिख लेते हैं यहाँ x, y और 1। पहले y का गुणांक 5 और 2, फिर a का गुणांक 8 और फिर अचर पद आता है आपका माइनस का 9 माइनस का 4। फिर आता है आपके पास x का गुणांक, फिर आता है आपके पास y का गुणांक। अब इनको आप गुणा करेंगे वज्र यानी कि आर पार गुणा आप कर रहे हैं यहाँ पर। तो इसमें x को हम लिखेंगे 5 गुणा में माइनस का 4 माइनस में माइनस 9 गुणा में 2। y आएगा हमारा माइनस 9 गुणा में 3 माइनस का माइनस 4 गुणा में 8। 1 में 8 गुणा में 2 माइनस का 5 गुणा में 3। अब इसको हम और हल करेंगे तो हमें मिलेगा माइनस का 20 प्लस का 18 माइनस माइनस प्लस। y बराबर माइनस का 27 प्लस का 32 और 1 में 16 माइनस में 15। तो ये आया x में माइनस का 2 बराबर में 1/1। तो यहाँ से x का मान मिला माइनस का 2। y में आता है हमारा y में 5 बराबर 1/1। आर पार गुणा करने पर y का मान मिला 5। तो यहाँ पर भी हमें मान मिलता है x का -2 और y का मिलता है 5। इसके बाद हम हल करेंगे हमारा चौथे का पहला भाग, जिसमें आपको दिया हुआ है कि एक छात्रावास के मासिक व्यय का एक भाग नियत है और शेष इस बात पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन लिया है। जब एक विद्यार्थी ए को जो 20 दिन भोजन करता है उसको रुपए देने पड़ते हैं छात्रावास में 2000, उसको रुपए देने पड़ते हैं 1000 20 दिन के। और जबकि बी जो विद्यार्थी है उसको 26 दिन के लिए वो भोजन करता है और उसको वहां पर देने होते हैं 1180 रुपए। तो हमें ये बताना है नियत व्यय और प्रतिदिन के भोजन का मूल्य क्या होगा। यहाँ हमें बोला नहीं गया है कि आप किस विधि का इस्तेमाल करें, तो आपको जो विधि ज़्यादा आसान लगती है हम उस विधि का इस्तेमाल कर सकते हैं। हमने 3 विधि करी है, प्रतिस्थापन, विलोपन और वज्र गुणन। सबसे पहले हमें चौथे सवाल के पहले भाग में दिया गया है यहाँ पर, माना नियत व्यय जो हमारा आता है वो आता है x रुपए। इसके बाद प्रतिदिन के भोजन का मूल्य, माना प्रतिदिन के भोजन का मूल्य वो आता हमारा y रुपए। इसके बाद हमें क्या कहा गया कि अगर ए विद्यार्थी 20 दिन भोजन करता है तो उसे 1000 रुपए वहां पे देने होते हैं। तो प्रश्नानुसार ए को विद्यार्थी ए को 20 दिन के रुपए देने हैं, रुपए दिए, वो दिए उसने 1000। तो यहाँ से हमारे पास क्या बन गई इसकी समीकरण, 20 दिन नियत दिन प्लस में जो आपके पास अलग से उसने लिया प्रतिदिन का भोजन वो। इसके बाद विद्यार्थी
बी को 26 दिन, बी ने 26 दिन के रुपए दिए हैं, वो दिए 1160 रुपए। यहाँ 20 दिन के 1000 रुपए दिए और यहाँ बी ने रुपए दिए 26 दिन के 1180 रुपए। तो इसकी समीकरण बनेगी x प्लस में 26y बराबर में 1180। ये समीकरण 1 है, ये समीकरण आपकी 2। तो समीकरण 1 से हम x का मान निकाल लें तो ये बनेगा x प्लस में 20y बराबर में 1000। तो x का मान यहाँ से हम लिखेंगे 1000 माइनस में 20y। आप देख सकते हैं मैं प्रतिस्थापन विधि का इस्तेमाल कर रही हूँ यहाँ पे। x का मान समीकरण 2 में रखने पर, यहाँ जब हम इसको 2 में रख रहे हैं तो हम लिख सकते हैं 1000 माइनस का 20y प्लस का 26y बराबर में 1180। तो आप -20 प्लस का 26 यानी कि प्लस का 6y बराबर होगा 1180 माइनस में 1000। तो यहाँ आ गया हमारा 180। तो y जो आया 180/6 यानी कि आपका आ गया 30 रुपये। प्रतिदिन के तो लग रहे हैं हमारे 30 रुपये। अब y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में जब हम इसको रखेंगे तो x का मान मिलेगा जो कि आता है 1000 माइनस में 20 गुणा में 30 यानी कि 1000 माइनस में 600। 1000 में से 600 आपके गए तो आपके पास बचते हैं यहाँ पर 400। यानी कि 400 तो नियत व्यय है उनका, और उसके अलावा वो प्रतिदिन कितने रुपए ले रहे हैं? 30 रुपए। तो यहाँ पर हमारा नियत व्यय आता है 400 रुपए और प्रतिदिन भोजन का मूल्य आता है, प्रतिदिन भोजन का मूल्य ये हमारा आता है यहाँ पर 30 रुपए। तो आप रख के देख लीजिए यहाँ पर क्या हमारा उत्तर सही आ रहा है। 400 और 30 यहाँ हमने रखा तो ये बना 600। 400 प्लस 600 आपका आता है 1000। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का पहला भाग।